नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर इक्वेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका क्लर्क सेक्रेटरीट का हो या लाइनमैन का हो या फिर आने वाले और भी बहुत सारे एग्जाम है, कोई भी एग्जाम आपका क्यों ना हो। 157 नंबर क्वेश्चन से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं हु प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा। बोलते हैं कि राज्यसभा की जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, या फिर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं वो होते हैं कौन? वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानिए। जिस तरह लोकसभा में स्पीकर होते हैं उसी तरह जो है वो राज्यसभा में क्या होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इनको चेयरमैन भी कहते हैं राज्यसभा का, ये भी आप जान दीजिए। इनको राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। राज्यसभा में इनका रोल बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कि लोकसभा में स्पीकर का रोल होता है। और आपने ये भी साथ में ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल में नए वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है ये अपॉइंट किए गए हैं नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनसे पहले जो था वो वेंकैया नायडू थे। अब नए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाए गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं या फिर 5 साल के लिए इनके ऑफिस का टर्म होता है। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो मिनिमम एज रखी गई होती है वो रखी गई होती है 35 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखने हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू। तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो उत्तरदायी होता है। किसको उत्तरदायी होता है? ये उत्तरदायी होता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। ऑप्शन बी सही आंसर है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। तो हमारी हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ पर 68 टोटल सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं और लाहौल स्पीति और किन्नौर में एक एक विधानसभा की सीट आती है। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें इन टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट जो है कौन सी स्टेट में आती है? सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट आती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है 403 विधानसभा की टोटल सीटें हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल में जो है वो 294 विधानसभा की सीट्स हैं। सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है? सबसे कम जो है वो सिक्किम में है। सिक्किम में जो है वो 32 विधानसभा की सीट्स हैं। सिक्किम के अलावा कुछ और स्टेट्स भी पूछ जाते हैं, जैसे गोवा पूछ लिया गया आपसे तो गोवा में 40 हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मिजोरम तो मिजोरम में भी जो है वो 40 हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए महाराष्ट्र, क्योंकि अभी न्यूज़ में है, तो महाराष्ट्र में 288 जो है वो विधानसभा की सीटें हैं। अगर आपसे कोई और स्टेट पूछ लिया जाए, जैसे कि हमारा पड़ोसी स्टेट पंजाब, जहाँ पर हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर 117 जो है वो विधानसभा की सीट्स हैं। उत्तराखंड पूछ लिया जाए, उत्तराखंड में जो है वो 70 जो है वो विधानसभा की सीट्स हैं। हरियाणा आपसे पूछ लिया जाए तो हरियाणा में जो है वो विधानसभा की कितनी सीट्स हैं? यहाँ पर 90 जो है वो विधानसभा की सीट्स हैं। तो ये आप बेसिक जानकारी विधानसभाओं के बारे में याद रखिए। कितनी सीट्स कहाँ पर हैं वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी डेफिनेटली पूछा जाएगा। 159 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इसमें जो है वो कितने टाइप की इमरजेंसी जो है वो विजुअलाइज की गई है, कितने प्रकार के आपातकाल जो है वो बताए गए हैं। तो अगर हम आपातकाल की बात करें कि कितने टाइप के बताए गए हैं, ये 3 प्रकार के आपातकाल जो हैं वो बताए गए हैं। अब ये कौन कौन से प्रकार के आपातकाल हैं? एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी, एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 तरह की इमरजेंसी जो है वो बताई गई है। क्वेश्चन क्या पूछ जाता है? क्वेश्चन पूछ जाता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लगी है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार इंडिया में नहीं लगी है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत आती है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360 के तहत आती है। और स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत आती है? ये आर्टिकल नंबर 356 के तहत आती है। और नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत आती है? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 के तहत आती है। तो ये 3 इमरजेंसीज, इनके आर्टिकल और फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार अभी तक लगी है? एक भी बार अभी तक नहीं लगी है। ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन है इमरजेंसी के और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 160 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। तो बोलते हैं भारत में योजनाओं का उद्देश्य आता है। तो भारत में योजनाओं का उद्देश्य कहाँ से आता है? ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा 160 का। अब DPSP से ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। देखो, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में बताई गई है। कौन से पार्ट में? पार्ट 4 में। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आइडिया था ये हमने कहाँ से लिया था? ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो था ये हमने आइडिया लिया था।
कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आपने ध्यान रखना। पहले इनको मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में, गांधीन प्रिंसिपल्स में, लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। अब अपने गांधीन प्रिंसिपल में ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल नंबर 40 के तहत आता है, और प्रोहिबिट ऑफ स्लॉटर ऑफ कऊ, यानी कि कऊ की हत्या पर जो है, गाय की हत्या पर रोक लगाई गई है, गौ की बलि पर रोक लगाई गई है, या आर्टिकल नंबर 48 के तहत लगाई गई है। और एक आर्टिकल है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, ये आर्टिकल नंबर 49 के तहत आता है। और एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इस आर्टिकल में कहा गया है कि फ्री लीगल एड दी जाएगी, यानी कि कानूनी सहायता जो है वो फ्री में दी जाएगी, ये आर्टिकल नंबर 39A के तहत जो है वो आता है। एक में कहते हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि इक्वल पे होनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, तो ये आर्टिकल नंबर 39 में आता है। तो ये मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको बताए। वैसे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, परंतु ये कुछ आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखिए। एक आर्टिकल रह गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल नंबर 44 के तहत जो है वो आता है, ये आपने ध्यान रखना है। अभी आप मुझे बताइए फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कौन से पार्ट के तहत आती हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, बोलते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज सेटअप इन, तो बोलते हैं पहला जो विधि आयोग स्थापित किया गया था वो कौन से ईयर में किया गया था। अब लॉ कमीशन की बात की गई है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन जरूर आपको लगेगा, क्योंकि अक्सर पहले इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जानिए, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है 1955। 1955 में जो था वो पहली बार लॉ कमीशन जो था वो सेटअप किया गया था, इंडियन जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उसमें, आज़ाद भारत में 1955 में किया गया था। उसके बाद देखो अभी तक बहुत सारे लॉ कमीशन जो हैं वो अपॉइंट किए जा चुके हैं, 3 सालों की टर्म होती है लॉ कमीशन की। और जो पहला लॉ कमीशन सेटअप किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो उस टाइम के अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे मिस्टर MC सेटवेल्ट। तो मिस्टर MC सेटवेल्ट की अध्यक्षता में जो था ये जो था वो पहला लॉ कमीशन जो था वो गठित किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि उसके बाद अभी तक 21 लॉ कमीशन जो है उसमें अभी तक अपॉइंट किए जा चुके हैं, और हर एक की टर्म जो है वो कितनी रही है, अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर की टर्म जो है वो हर एक की रही है। और लॉ कमीशन से मिलता जुलता आपने प्लानिंग कमीशन जरूर पढ़ा हुआ। प्लानिंग कमीशन 1950 में जो था वो सेटअप किया गया था, प्लानिंग कमीशन 1950 का है। और नीति आयोग आपने सुना होगा, प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग रखा गया है। कब इसका नीति आयोग का गठन किया गया था वो आप कमेंट करके बताइए, फिर हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट की, तो टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। आगे 162 में बोलते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये जो संसदीय चुनाव होते हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करें तो ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो करवाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, तो आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार का नाम आपने ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन को कुछ पावर देता है, डायरेक्शन, जिसमें इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन कंट्रोल ये सब इलेक्शन का कर सकता है। तो आर्टिकल नंबर 324 आपने ध्यान रखना है, 324 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अभी आगे पूछे जाने की संभावना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको अपॉइंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 165 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर, तो बोलते हैं फाइनेंस कमीशन जो है वो कितने वर्षों के लिए जो है वो बनाया जाता है, या फिर कितने वर्षों के लिए इसका गठन किया जाता है, तो ये 5 वर्षों के लिए इसका गठन किया जाता है। 165 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 5 वर्षों के लिए इसका गठन किया जाता है। आपने क्या ध्यान रखना है, फाइनेंस कमीशन के बारे में, कौन सा आर्टिकल जो है वो फाइनेंस कमीशन के साथ डील करता है। आर्टिकल नंबर 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन के साथ डील करता है। ये जो फाइनेंस कमीशन होते हैं इसमें चेयरमैन होते हैं, 4 अदर मेंबर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करता है, ये भी ध्यान रखना है। तो यही है बेसिक क्वेश्चन। आर्टिकल पता चल गया, कितने वर्षों के लिए अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस कमीशन वो पता चल गया, कौन अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को वो पता चल गया। 166 देखिए, बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, कौन उनके ऊपर महाभियोग लगा सकता है,
अभी प्रेसिडेंट नए भी अपॉइंट किए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है नई प्रेसिडेंट भारत की बनी है। आपने ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो इम्पीचमेंट लगाई जाती है वो पार्लियामेंट के द्वारा लगाई जाती है। पार्लियामेंट में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही आती है, ये ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज 35 है। प्रेसिडेंट 5 सालों के लिए जो है बनाए जाते हैं। प्रेसिडेंट की ओथ यानी कि शपथ जो प्रेसिडेंट की होती है वो ऑर्गेनाइज कराई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेजेंट टाइम में एन वी रमना जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और अगर प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन देंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो है वो ध्यान रखिए। 167 है, बोलते हैं द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज। तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250। ऑप्शन बी सही आंसर। अभी जो 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है इसमें से आपने ध्यान रखना है कि 238 मेंबर जो हैं वो चुने जाते हैं पहले, और 12 मेंबर जो हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि 230 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी के द्वारा, और 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जानना। अगर लोकसभा की पूछी जाए तो लोकसभा की 552 है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, लोकसभा की 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो बताई जाती है। तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को ही जो है आप नोट कर लीजिए, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं 168 में द राइट टू हैव अ फैमिली लाइफ वीज़ा। तो ये जो पारिवारिक जीवन का अधिकार है ये किस तरह का राइट है? अलग अलग राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं, नेचुरल राइट होते हैं, पॉलिटिकल राइट होते हैं, सिविल राइट होते हैं, मॉरल राइट होते हैं। राइट टू हैव अ फैमिली लाइफ जो है ये नेचुरल राइट है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये एक नेचुरल राइट जो है वो माना जाता है। उसी तरह राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू लाइवलीहुड हो गया, ये सब फंडामेंटल राइट में आते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ये अलग अलग राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक राइट आता है राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है। तो लीगल राइट याद रखिएगा, नेचुरल राइट याद रखिएगा, और फंडामेंटल राइट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं पंचायत समिति इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट। तो पंचायत समिति का गठन होता है, ये पंचायत समिति है इसका गठन होता है ब्लॉक लेवल पर। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में एक ग्राम पंचायत है विलेज लेवल पर, पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल पर, जिला परिषद अलग है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस 3 तरह की बॉडीज जो हैं होती हैं जो लोकल लेवल पर होती हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तीनों हिमाचल में है। बाकी आप यहाँ से इतना ही याद रखिए, यहाँ से ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ से इतना याद रख लीजिए। आगे हम थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बोलते हैं फिलिंग द ब्लैंक आपको करना है, जो सही आपको लगता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। बोलते हैं चीफ गेस्ट्स वाइफ गेव द प्राइजेस। तो 101 का क्या होगा? यहाँ पर होगा चीफ गेस्ट्स वाइफ, ऑप्शन सी होगा, अवे गेव अवे द प्राइजेस, ऑप्शन सी सही आंसर है। 102 में बोलते हैं बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शशि हर फाइनल एग्जामिनेशन। तो बोलते हैं बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शशि विल हैव टेकन, ऑप्शन बी सही आंसर है, विल हैव टेकन हर फाइनल एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी विल हैव टेकन सही आंसर हो गया। 103 में क्या बोलते हैं? बोलते हैं सी सिंग्स डैश हर मदर डज। तो बोलते हैं 103 में क्या होगा? 103 में होगा सी सिंग्स एज हर मदर डज, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे है 104। तो बोलते हैं द कमेटी हैज़ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट 2 मंथ। तो बोलते हैं कमेटी हैज़ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन होगा, ऑप्शन बी विद इन 2 मंथ्स, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए, आगे बोलते हैं रोवर्स वर अरेस्टेड एंड प्रिजन येस्टरडे। तो बोलते हैं द रोवर्स वर अरेस्टेड एंड टेकन टू द प्रिजन येस्टरडे। टेकन टू होगा, टेकन टू ऑप्शन ए सही आंसर है, टेकन टू प्रिजन येस्टरडे। तो ये इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। बाकी देखो, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम पे सर्च करना @allexam31। इस तरह से टेलीग्राम पर जो है वो 21,200 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा।
टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।